गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। इस एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी इस वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। मेरा नाम योगेश तिवारी है। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी की जो पुस्तक है आरोह भाग 2 के अंतर्गत हिंदी विषय में पद्य खंड को पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके कोर्स के अंतर्गत आने वाली हरिवंश राय बच्चन की कविता। और एनसीईआरटी की जो 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपके 2 कविताएं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की रखी हुई हैं। एक तो है आत्मपरिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उन्हीं में से एक कविता को आज हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, समझेंगे और किस तरीके से वो परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लाने में मददगार हो सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ऐसा सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कवि का परिचय जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले कवि का परिचय शुरू करते हैं। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है और आधुनिक हिंदी काव्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। उन्हीं की 2 कविताएं आपके कोर्स के अंतर्गत हैं, उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। तो इनका जन्म हुआ है सन 1907 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में आज प्रयागराज भी कहा जाता है, वहीं इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है, संगम नगरी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना है मधुशाला। अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कई बार जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा गया है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हो गई। इसके अलावा मधुबाला हो गया, मधुकलश और निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, कंपटीशन एग्जाम। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनके द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो उसके नाम क्या क्या हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में आपको ये मदद करे। और उनकी जो आत्मकथा थी उन्होंने जो 4 भागों में उसे लिखा है, उसमें पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, और उसी का दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरी है बसेरे से दूर और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 भागों में उनकी आत्मकथा उन्होंने लिखी है। इसके अलावा उन्होंने हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद भी किया है, डायरी लेखन भी उन्होंने किया है और बहुत सा साहित्य लिखा हुआ है। तो उनका जो पूरा वाङ्मय है, अर्थात उनका जो लिखा हुआ पूरी रचना जितनी भी उन्होंने लिखी है उसे बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित भी किया गया। और इस महान कवि का जो सफ़र था हिंदी साहित्य में वो सन 2003 में समाप्त हो जाता है, अर्थात सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक के रूप में श्री हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है। विशेष तौर पर इनकी जो कृति है, जो इनकी रचना है मधुशाला, उसके कई पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। और इस साल में जो आप कक्षा 12वीं की परीक्षा देंगे उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें दी गई हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और इससे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए पाठ को अब शुरू करते हैं।
तो कवि का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपके कोर्स के अंतर्गत जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत है जो कि निशा निमंत्रण उनकी एक काव्य संग्रह है, उसके अंतर्गत आता है, वहाँ से लिया गया है। तो इसी कविता के अर्थ को आज हम समझेंगे। तो कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता में कुछ बिंबों के माध्यम से व्यक्ति को समय के महत्व को बताना चाहते हैं। उसी क्रम में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसके जो स्वप्न हैं, जो उद्देश्य हैं या फिर जो उसका लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, अनंत है। तो जीवन के इन स्वप्नों को, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित समय ही मिलता है, लेकिन ये समय को वो कैसे उपयोग कर सकता है, कैसे इस समय से अपने सपनों को पूरा कर सकता है, इसी को बताने का प्रयास इस कविता में किया गया है। तो कविता कहती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात ये जो समय है ये बड़ी तेजी से व्यतीत होते रहता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है। अगर मैं काव्य सौंदर्य के अनुसार इस कविता की बात करूँ तो यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्द आया हुआ है। जल्दी जल्दी शब्द में एक अलंकार प्रयुक्त हुआ है जिसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति मतलब दोबारा बार बार इसको बोला गया है। अब क्या होती है इसकी परिभाषा, ये कहती है कि जब कभी काव्य में किसी शब्द को बार बार लगातार दोहराया जाता है और समान अर्थ वो प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बस इतनी सी शर्त है कि ये शब्द एक के बाद एक आते हैं, जस्ट रिपीट होते हैं, और जो आदर है, घबराहट है, आश्चर्य है या फिर घृणा का भाव है, इनको प्रदर्शित करने के लिए जब किसी शब्द को दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कविता में आगे कवि कह रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो समय है वो बड़ी तेज गति से व्यतीत होते रह रहा है, बीता जा रहा है। जीवन जो हमारा है उसका एक एक दिन जो बीत रहा है तो हमारा जीवन इतना कम हो रहा है और व्यक्ति को अपने सपने साकार करने हैं, पर इस समय के अभाव के कारण वो जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो एक प्रकार से जीवन के सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति एक यात्रा कर रहा है तो एक पथिक के समान, एक राही के समान अपने जीवन में यात्रा कर रहा है। तब वो कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, जो हमें एक समय मिला है, एक जीवन मिला है, इस जीवन में इन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ये जीवन कम ना पड़ जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और हमारा जो लक्ष्य है, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल बहुत नज़दीक होता है। हम अंतिम समय में उसमें हार मान लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस सपनों को प्राप्त करने की जो यात्रा है, उस रास्ते में जो हम चल रहे हैं उसमें चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, क्योंकि हमारी मंजिल अधिक दूर नहीं। जब कभी ऐसा विचार किसी के मन में आता है, किसी व्यक्ति के मन में आता है, तो भले ही वो दिन भर थका हुआ होता है, उसके बाद भी वो अपने कदम तेजी से बढ़ाता है। दिन भर चलने के बाद, थकने के बाद भी अपने लक्ष्य को सामने देखकर वो समय की कमी के कारण विश्राम नहीं करता, बल्कि और तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तब वो कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय बड़ी तेजी से व्यतीत होते रहता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो पहले 4 पंक्तियों में यही अर्थ इसमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी जो शब्द आया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही साथ जो पथ होता है, पथ का अर्थ होता है रास्ता या राह। ठीक है, तो आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे इसको जानते हैं। तो कविता के दूसरे हिस्से में
कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब लौट के आने की आशा, क्योंकि जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए सवेरे ही घोंसले से निकल जाती है और शाम तक लौट के आती है। तो उसके जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जो जीवन में समय का ये अभाव है, न केवल मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों के जीवन को भी गति प्रदान करता है, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। और अपने इस बात को चिड़ियों के द्वारा उदाहरण के रूप में समझाते हुए कहते हैं कि चिड़िया ऐसा सोचती है कि जो उसके अपने बच्चे हैं वो प्रत्याशा मतलब लौट के आने की आशा, लौट के आने की जो एक उमंग है उस पर होंगे। और नीड़ मतलब होता है घोंसला। जो चिड़िया का घोंसला है उससे उसके बच्चे बाहर को झांक रहे होंगे। तो चिड़िया के मन में जैसे ही ये विचार आता है वो सोचती है कि कहीं बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए मेरा इंतज़ार करते हुए घोंसले से गिर ना पड़े। तो जब ये विचार उसके मन में आता है, यह ध्यान पर मतलब पंख में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब होना है कि उनके उड़ने की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही चिड़िया को ये ख्याल आता है कि उसके जो बच्चे हैं वो घोंसले से झांक रहे होंगे, घोंसले से देख रहे होंगे, तो उसके जो पंख हैं उनके फड़फड़ाने की, उनको चलने की गति बढ़ जाती है और चिड़िया बड़ी तेजी से अपने पंखों को चलाते हुए घोंसले तक लौटने का प्रयास करती है और कोशिश करती है कि रात होने से पहले पहले अपने घोंसले पर लौट आया जाए। इस प्रकार से कहती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्या इसका अर्थ बना कि बच्चे जो हैं, चिड़िया सोचती है कि जो उसके बच्चे हैं वो इसके लौट के आने की आशा में, प्रत्याशा मतलब लौट के आने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात घोंसले से बाहर को देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। और जैसे ही ये विचार चिड़िया के मन में आता है तो उसके पंखों में क्या होती है, चंचलता आ जाती है। उसके पंखों को चलाने की गति तेज हो जाती है और बड़ी तेजी से लौटकर अपने घर की ओर आने लगती है। इस प्रकार वो कवि कहते हैं कि जीवन के इसी भाग दौड़ की वजह से समय तेजी से बीतता चला जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें कुछ भाव यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। एक तो समय के अभाव को बताने का प्रयास किया है चिड़िया के माध्यम से, साथ ही साथ माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने का कार्य भी ये पंक्तियाँ कर रही हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में काव्य सौंदर्य लिखने के लिए भी आता है, कला पक्ष आता है, वहाँ पर आप इस अलंकार को लिख सकते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मैंने बताया था नीड़ मतलब घोंसला, और एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आया है प्रत्याशा। प्रत्याशा जो शब्द है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये दो भाग हो जाएंगे, प्रति धन आशा। तो प्रत्याशा शब्द में यण संधि होती है। यण संधि क्या होती है, जब कभी ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। इको यणसी कहते हैं, इक का यण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि है। यदि आप यण संधि के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर यण संधि के बारे में भी जान सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे वाले भाग का ये अर्थ बनता है। आइए चलते हैं अब तीसरे भाग की तरफ। तो इसके तीसरे भाग में हम पहुंच चुके हैं। तीसरे भाग में कवि ये बताता है कि ज़रूर हमारे जीवन में उत्तरदायित्वों की अधिकता के कारण समय की कमी होती है और हमें अपने इस निश्चित समय के अंतर्गत ही अपने सारे उद्देश्यों को, सपनों को पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो जीवन में बिल्कुल अकेला है। एक एकाकी व्यक्ति के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार
जिम्मेदारियों से भरा व्यक्ति के जीवन को समय गति प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो व्याकुल प्राणी होता है, एकाकी प्राणी होता है, एकाकी व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन को यही गति तीव्र करने के स्थान पर मंद कर देता है। तो उस व्यक्ति के माध्यम से बताते हुए कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए कोई विकल अर्थात व्याकुल नहीं है। मैं होऊं किसके हित चंचल, कोई व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा तो कर नहीं रहा है घर पर, तो मैं किसके हित मतलब भले के लिए, चंचल मतलब अपने मन में चंचलता लेकर आऊँ, व्याकुलता लेकर आऊँ कि मुझे जल्दी घर पहुँचना है, कोई इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, अर्थात मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो इसलिए मैं किसके भले के लिए, किसके लिए अपने मन में चंचलता लेकर आऊँ। और जब ये प्रश्न व्यक्ति के मन में आता है तो वो सोचता है कि मैं किसके लिए घर शीघ्र पहुंचने का प्रयास करूं, घर पहुंचने की शीघ्रता करूं, क्योंकि घर पर तो कोई है ही नहीं जो मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसलिए जब ये प्रश्न व्यक्ति के मन में आता है तो वो उसके पद अर्थात पैरों को शिथिल मतलब कमज़ोर कर देता है, धीमा कर देता है। जो व्यक्ति घर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जिम्मेदारियों से भरा व्यक्ति तेजी से घर को पहुंचने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है घर पर सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो एकाकी व्यक्ति होता है, जब वो ये सोचता है कि उसके लिए कोई घर पर उसका इंतज़ार तो कर नहीं रहा है, तो उसको घर पर पहुंचने की शीघ्रता नहीं है। जब ये प्रश्न उसके मन में आता है तो उसके हृदय की इस व्याकुलता के कारण उसके पद अर्थात पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल अर्थात धीमे हो जाते हैं। भरता उर में विवलता है, उर मतलब हृदय, विवलता मतलब होता है व्याकुलता। तो उसका जो हृदय है वो क्या होता है, व्याकुलता से भर जाता है। अर्थात जैसे जैसे उसका घर निकट आता है वैसे वैसे उस व्यक्ति के हृदय में व्याकुलता और भावुकता बढ़ने लगती है, और इसी व्याकुलता और इसी भावुकता के कारण वो व्यक्ति जीवन में दुख का अनुभव करता है, एकाकीपन का अनुभव करता है, और ये भी सोचता है कि ये जो समय है धीरे धीरे बीत जाएगा, अर्थात दिन धीरे धीरे ढल जाएगा। ये दुख का समय है ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे ये दुख का समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हुई है, और समय के माध्यम से अलग अलग प्रतिबिंबों का प्रयोग करते हुए वे इस कविता को बताते हैं। जैसे पहली की पंक्तियों, पहली की लाइनों में उन्होंने एक पथिक के बारे में बताया है जिसे घर पहुंचने की शीघ्रता होती है। दूसरे भाग में उन्होंने चिड़िया के बारे में बताया है जो अपने बच्चों के प्रति व्याकुल होती है, शीघ्रता से घर पहुंचती है। और इसी प्रकार से तीसरे भाग में उन्होंने किसी एक एकाकी व्यक्ति के बारे में बताया है, और इन सब के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि समय जो है वो धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है, दुख का समय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये आपकी कविता का एक सार है जिसको आपने अच्छी तरीके से समझना है, ताकि परीक्षाओं में आप के लिए अगर ये पैराग्राफ आता है तो इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आप हल कर सकें। साथ ही साथ अगर इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में तो उसको भी आप आसानी से हल करें। इसलिए अच्छे से इसको सीखिए, बार बार सुनिए, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें।